हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। घटना पौआखाली थाना क्षेत्र के NH 327E के पास की है। NH पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसको लेकर एक ही लेन में दोनों तरफ की गाड़ियां चल रही थी। तभी पेट भरी के पास स्कॉर्पियो और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वाले सभी लोग अररिया के जोकीहाट के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री शहनवाज आलम मौके पर पहुंचे और घायलों के उचित इलाज की पहल की। आगे की प्रक्रिया है कि अभी देखिए CO भी यहाँ पहुँच गई हैं और स्थिति सामान्य बनाई जा रही है। जो दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो वाहन था उसको हम लोग हटा दिए हैं और जो बड़ी वाहन है उसको भी हम लोग हटा रहे हैं। अभी क्रेन मंगाया हुआ है। जो ये आवागमन था गाड़ियों का वो लोग हम लोग सामान्य कर रहे हैं। स्थिति सामान्य है, नज़र लगातार हम लोग रख रहे हैं और जो भी आगे प्रक्रिया होगी वो हम लोग औपचारिक प्रक्रिया की जा रही है। घटना घटी है, काफ़ी दुखद है और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हर तरफ से है, प्रशासन है, हम लोग हैं। अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, अभी देखते हैं कैसे कहाँ क्या है। जो इंजर्ड है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनका अच्छा से इलाज हो जाए। मणिपुर में CRPF के काफिले पर हमले में CRPF का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान अजय कुमार झा बिहार के रहने वाले थे। जीरीबाम के मोगबंग में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने जवानों पर हमला बोला। उग्रवादियों के हमले में बिहार निवासी CRPF जवान अजय कुमार झा शहीद हो गए, जबकि 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने CRPF के काफिले पर हमला बोला था। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मरीन ड्राइव पर छापेमारी कर एक पिकअप वैन को जब्त किया है, जिसमें से 15 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने पिकअप वैन के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए शराब कारोबारी पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब की सप्लाई करते थे। छापेमारी मैरीन ड्राइव से जब्त किया गया है और इसमें करीब 15 पेटी और क्वांटिटी में बोले तो 700 पीस ऑफिसर्स चॉइस का छोटा वाला पैक है, जिसका बाजार में मूल्य अगर आके तो लगभग 1 लाख के आसपास आता है। पटना में कृषि भवन को अब नया रूप दिया जा रहा है। कृषि भवन की जमीन पर हर चीज की खेती की जा रही है। सब्जी, फलों के साथ साथ फूलों के बागान भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि बिहार के किसानों के साथ यहां घूमने आने वाले बच्चे भी कृषि के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इस खेती के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी कि किस समय, किस मौसम में किस चीज की खेती की जा सकती है। कृषि भवन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। शहर में रहने वाले बच्चे गांव के परिवेश से दूर होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि ग्रामीण खेती कैसे करते हैं और आखिर जो गेहूं है, चावल है या फिर सरसों है या फिर जो सब्जियां हैं वो उगाई कैसे जाती है। लेकिन कृषि विभाग की कोशिश है कि जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वो भी इस तकनीक को समझें और जाने कि आखिर गेहूं कैसे होता है। यहाँ देखिए, मीठापुर कृषि भवन में जितने भी खाली जमीन है अब उसे अलग अलग फसलों से भरा जा रहा है। चाहे गेहूं हो, धान हो या फिर सब्जियां हो, फ्लावर्स हो, हर तरह के पौधे यहाँ नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है कि बच्चों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि आखिर खेती क्या होती है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको आज नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में कि कैसी खेती होती है, क्या चीज़ कैसे लगता है, कौन सा प्लांट कहाँ लगता है। तो उनको बताने के लिए हम लोगों ने इसको एग्री फार्म स्कूल टाइप में बनाया है। क्रॉप कैफेटेरिया का नाम दिया है। इसमें हर प्रकार की क्रॉप अवेलेबल है और एक हम लोग ये एक शॉपिंग मॉल दे रहे हैं उनको कि आप जो इसमें से परचेज करना चाहे, जो क्रॉप लगाना चाहे उसके बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त करें। बिल्कुल, तो शॉपिंग मॉल बेहतर नाम है इसका। और बिल्कुल जो कृषि भवन है मीठापुर शॉपिंग मॉल की तरह तब्दील हो गया है। हर तरह के फसल यहाँ नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ साथ किसान के लिए भी ये जो नई योजना है मददगार साबित होगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि जहां हम अति आत्मविश्वास में रहते हैं, लगता है कि जीत ही रहे हैं, वहां कई बार चोट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से विपक्ष उछल कूद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 500 साल का इंतजार खत्म किया है। 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने जब से झारखंड का प्रभारी बनाया है, लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। विभिन्न दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 20 जुलाई को झारखंड आने वाले हैं। कोई वादा इस सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके निश्चय पत्र का सच जनता के सामने रखने का काम करेगी। झूठे वादे, धोखा, छलावा, केवल ठगना, यही गठबंधन की सरकार ने और जेएमएम ने किया है, लेकिन अब जनता को जवाब देना होगा। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का आज आखिरी दिन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी दी गई। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संघ ने फैसला लिया है कि गांव-गांव तक 100 सालों की अपनी यात्रा को पहुंचाने का काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विजयादशमी 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। गौ सेवा और ग्राम विकास को लेकर गांव में खास योजना बनाई जा रही है। सेवा भारती के जरिए ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि झारखंड में धर्मांतरण की समस्या पर संघ हमेशा चर्चा करता है और जमीन पर काम करता है। बता दें कि आरएसएस की अगली बैठक केरल के पलक्कड़ में होने वाली है। संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे विजयादशमी अक्टूबर में। संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष। तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए। मतांतरण का जो एक अपने समाज में कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर कभी गलत प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका भी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कानूनन ऐसी बातों पर पाबंदी भी है, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। बाकी और संघ तो इस बारे में बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि ऐसा कोई भी जबरदस्ती का या लालच देकर या किसी गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज सिंह बबलू और पूर्व एमएलसी नूतन सिंह मधेपुरा के सिंहेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे। मंत्री ने बाबा सिंहेश्वरनाथ की विधि विधान से पूजा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बिहार के प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न जगहों पर स्नान घर और शौचालय के साथ ही आरओ की व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। श्रावणी मेला को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था कराएंगे, उनके लिए स्नानागार की व्यवस्था कराएंगे और उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि चाहे कितना भी श्रद्धालु हो उनको पानी का दिक्कत न हो। लाखों की संख्या में भी अगर आते हैं तो उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। इसके तहत विभाग के हमारे सारे अधिकारी आए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है। हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 2 महीने तक इसको मेंटेन भी करना। जो हमारा शौचालय होगा, स्नानागार होगा, जो पानी की व्यवस्था होगी, उस पर हमारा विभाग का आदमी लगा हुआ रहेगा कि 2 महीने तक उसको मेंटेन करना है। पूर्वी चंपारण का रक्सौल एयरपोर्ट जल्द शुरू होने की संभावना है। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने एयरपोर्ट का जायजा लिया और बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी, निदेशक, उप महाप्रबंधक के साथ अन्य अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सांसद को सौंप दी है। इस दौरान डीएम ने बताया कि रक्सौल एयरपोर्ट पर पहले से 213 एकड़ जमीन का हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहण हो चुका है। साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरह से इसमें सहयोग करेगा। रक्सौल एयरपोर्ट में पहले से लगभग 213 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। उसकी बाउंड्री उन्होंने की हुई है और उसके अलावा वहाँ पे उनको स्ट्रिप बनानी है, बाकी काम करने हैं। उसके लिए डिज़ाइन उन लोगों ने बनाई थी, जिसको कि आज उन्होंने आके यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है। उसमें कुछ सुधार वो लोग करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 2 वीक का समय लिया। 2 वीक के बाद वो पुनः फिर अपनी फाइनल डिज़ाइन लेकर आएंगे और जो भी आवश्यकता हुई जिला प्रशासन से हम उस पर काम करेंगे। सर, मोतिहारी मेडिकल कॉलेज मोतिहारी मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन की मांग की गई थी, तो हम लोगों ने 25 एकड़ ज़मीन चिन्हित करके भेजी है, जिसको कि आगे प्रोसेस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाला गया है और उसका फाइनल हो जाने के बाद में उस पर काम। मुंगेर में दोहरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाइन होटल के सामने खड़ी गाड़ी के पास सबसे पहले बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और कमर से पिस्टल निकालते हुए गाड़ी में बैठे मंजीत मंडल और उसके ड्राइवर पर फायरिंग कर देते हैं। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ये घटना शनिवार की है। बताया गया कि कार सवार मंजीत मंडल प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। मंजीत मंडल का आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जिले के एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। सूचना मिली थी कि बाग मोड़ के पास उसमें 2 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई है। जैसी सूचना मिली उसमें एसडीपीओ सदर और एसएचओ मुफस्सिल पहुंच करके उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जो 2 व्यक्ति जो मृत थे उनको, और इसमें हम लोगों की टीम लगी हुई है। इसमें सीसीटीवी सारे देखे जा रहे हैं। बाकी और टेक्निकल जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया जा रहा है। जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द पुलिस अरेस्ट करेगी। और रिलायंस इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है, जश्न अभी भी जारी है। जियो वर्ल्ड सेंटर में आज मंगल उत्सव है। शनिवार को आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में अंबानी परिवार के खास रिश्तेदार, खास दोस्तों के अलावा कई नामचीन हस्तियां भी पहुंची थीं। इस सेरेमनी में देश विदेश के शाही मेहमानों ने शिरकत कर नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी भी जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद दिया था। सियासी दिग्गजों के साथ साधु संत भी शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए और आज ग्रैंड रिसेप्शन होने जा रहा है, जिसमें कई नामचीन हस्तियां आज भी पहुंचने वाली हैं। और सबसे बड़ी शादी का सबसे बड़ा जश्न अभी भी जारी है। आपको बता दें, देश और विदेश के शाही मेहमान इस आलीशान शादी में तो शरीक हुए ही, साथ ही आशीर्वाद सेरेमनी में भी शामिल हुए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधे और शनिवार को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। राधिका मर्चेंट ने आशीर्वाद समारोह में गुलाबी रंग का लहंगा पहना। गुलाबी रंग के लहंगे में राधिका मर्चेंट बेहद खूबसूरत लग रही थीं। खबरों के मुताबिक राधिका के लहंगे पर इतावली कैनवास पर रियल गोल्डन जरदोजी का काम हुआ है। राधिका की ड्रेस में मूर्तिकार जयश्री बर्मन की पेंटिंग भी बनी थी, जो इस लुक को सबसे यूनिक बना रहा था। राधिका ने आलीशान लहंगे के साथ सफेद मोतियों वाले हरे रंग का हार सेट पहना। इससे पहले वरमाला की रस्म के लिए राधिका ने गुजराती दुल्हन की तरह व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन को चुना था, जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। विदाई में राधिका मर्चेंट ने लाल सुर्ख बनारसी ब्रोकेड लहंगा पहना था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के रिसेप्शन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया गया। शंकराचार्य ने नए जोड़े को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भारतीय शास्त्रीय संगीत भी पेश किया गया। सिंगर शंकर महादेव, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, हरिहरन समेत कई सिंगर ने गाना गाया। समारोह में सितार पर नीलाद्री कुमार, संतूर पर राहुल शर्मा, वीणा पर राजेश वैद और मृदंगम पर श्रीधर पार्थ सारथी ने शास्त्रीय संगीत पेश किया।
सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, आगे देख लेते हैं।